Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट कीजिए. I will try my best to upload it. Thank you. Let's start. च6 चांदनी का एटीट्यूड. युवराज यश प्रताप सिंह. चांदनी रानी माँ से अपने सवालों का जवाब जानने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को होती है तभी अचानक से उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है. दर्द इतना भयंकर था कि चांदनी इस वक्त जमीन पर गिर जाती है और अपना पेट पकड़कर बहुत तड़पने लगती है. दर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे. अगर चांदनी की जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब तक वो मर ही चुका होता. चांदनी एक ऐसी लड़की थी जो बड़े से बड़े दर्द में भी नहीं रोया करती थी, लेकिन इस वक्त जो दर्द उसे अपने पेट में महसूस हो रहा था उसकी वजह से चांदनी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी और रो रही थी. रोते हुए ही अचानक से चांदनी को उल्टी जैसी फीलिंग आती है और अगले ही पल चांदनी जमीन पर ही उल्टी कर देती है. लेकिन जब वो अपनी उल्टी की तरफ देखती है तब उसे पता लगता है कि उसके मुंह से खून बाहर आया है. चांदनी अपने मुंह से खून आता देखकर भी ज़्यादा नहीं घबराती, उसे तो बस इस वक्त अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था. चांदनी जानती थी कि स्मिता और मार्क्स ने उसे जो ड्रग दिया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये सब उसी का साइड इफ़ेक्ट है. लेकिन जब चांदनी को इस ड्रग के बारे में और स्मिता और मार्कस के दिए धोखे के बारे में पता लगा, उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो चुका था कि उसे अपने इस प्रॉब्लम का एंटीडोट बनाने का मौका ही नहीं मिला. पहले चांदनी को ये प्रॉब्लम मुश्किल से सप्ताह में एक बार ही होती थी, लेकिन अब उसे ये सब जल्दी हो रहा था. आखिरी बार जब चांदनी को अपने पेट में इतना दर्द महसूस हुआ था तब वो 3 दिन पहले का वक्त था. चांदनी समझ चुकी थी कि उसे जल्द से जल्द इस ड्रग का एंटीडोट निकलना होगा, वरना उसकी मौत उसके बहुत करीब आ चुकी होगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चांदनी इस ड्रग का एंटीडोट नहीं बन सकती थी, बात बस इतनी सी है कि उसे एंटीडोट बनाने का मौका नहीं मिला. वो ऐसे ही लगभग आधे घंटे तक दर्द से छटपटाती रहती है और उसके बाद फाइनली धीरे धीरे उसके पेट को आराम मिलने लगता है. कितनी देर चांदनी दर्द से तड़प रही थी उतनी देर में न जाने उसने स्मिता और मार्क्स को कितनी बुरी बुरी गालियां दे डाली थी. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने अपनी ही जिंदगी में इतने सारे आसन के साथ पाल रखे हैं. वो बहुत मुश्किल से जमीन से खड़ी होने की कोशिश करती है कि अगले ही पल वापस से जमीन पर गिर जाती है. लेकिन तभी उसे बाहर से ऐश्वर्या की आवाज़ आती है जो बोल रही थी, चांद जल्दी से बाहर आ जाए, रात्रि के भोजन का वक्त हो चुका है. उद्धरण चिन्ह. चांदनी बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ में अपने दर्द को छुपाती है और ऐश्वर्या को जवाब देती है, आप चलिए हम आ रहे हैं. उद्धरण चिन्ह. चांदनी अपनी इमोशंस को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी. वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी कमज़ोरी पता लगे. बिल्कुल उसके प्लान के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या को भी उसकी आवाज़ में दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ. वो चांदनी की बात मानकर वहाँ से चली जाती है. ऐसे ही 10 मिनट तक अपने पेट को रिलैक्स करने के बाद एंजेलिना बहुत मुश्किल से खड़ी होती है और अपने लैब में जाकर एक इंजेक्शन खुद को लगती है. ये ताकत का इंजेक्शन था जो कुछ हद तक ड्रग के एंटीडोट का काम करता था, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक. वो ड्रग के पावर को थोड़ा काम करके चांदनी की बॉडी को एनर्जी देता था, लेकिन वो ड्रग के असर को खत्म नहीं कर सकता था. उसके लिए चांदनी को एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता. फिलहाल जब चांदनी को एहसास हो गया कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा है और अब वो सभी के सामने जा सकती है, तब वो एक राहत ही सांस लेती है. वो अपने चेहरे को एक बार पानी से वॉश करने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलती है और भोजन गृह की तरफ बढ़ जाती है. अचानक से ही चांदनी को याद आता है कि ऐश्वर्या उसे बहुत पहले बुलाने आई हुई थी और उसने जाने में देरी कर दी है. वो हड़बड़ी में दौड़कर भोजन गृह जाने लगती है. वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेजी में भाग रही थी. वो इस बात पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि भोजन गृह के दरवाजे पर ही कोई आराम से अंदर जा रहा था. जब उस इंसान को महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है तब वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी चांदनी अपनी बुलेट ट्रेन की स्पीड को सही समय पर ब्रेक नहीं लग पाती और सीधा जाकर उसी इंसान से टकरा जाती है और सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है. वो इंसान भी अनजाने में चांदनी को उसकी कमर से पकड़ लेता है. वैसे चांदनी की स्पीड की वजह से वो इंसान भी लड़खड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है. चांदनी को जब एहसास हुआ कि वो बच गई है तब जाकर वो अपने सेंस में आकर अपने सामने खड़े इंसान को देखती है. अपने सामने खड़े उसे हैंडसम से इंसान को देखकर जो बिल्कुल किसी काम देवता की तरह है, चांदनी तो मंत्र मुक्त हो जाती है. वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह अपने सामने खड़े इंसान को घूर घूर कर देख रही थी. वही उसके सामने खड़ा इंसान जिसने चांदनी को अभी तक अपनी बाहों में पड़ा हुआ था.
वो गुस्से और नफरत भरी नजरों से चांदनी को देखता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अचानक से जमीन पर लटके जाने की वजह से चांदनी अपने सेंस में वापस आ जाती है और गुस्से से इस इंसान की तरफ देखने लगती है जो अब तक अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका था। चांदनी उस इंसान की आंखों में अपने लिए बेहिसाब नफरत और घिन साफ साफ देख पा रहे थे। उस इंसान को देखकर अब चांदनी का भी पारा हाय हो चुका था। वो अपने आज के इस अपमान को ऐसे ही नहीं जान देने वाली थी। वो खुद एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट है और सारे लोग उसके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन इस इंसान ने उसे जमीन पर पटक दिया। अब इस जगह पर हमारी एंजेलिना के ईगो को चोट लग गई। वो उस इंसान को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन भोजन कर लेने के बाद वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर अभी वो लड़ने के लिए गई तब सबका मूड खराब हो जाएगा और कोई भी खाना नहीं खाएगा। हालांकि चांदनी के लिए ये बहुत ही बचकानी हरकत है। इस दुनिया के 95% लोग नाराज होने के बाद सबसे पहले खाना ही छोड़ते हैं या फिर किसी झगड़े के बाद खाना ही छोड़ते हैं। क्या इन बेवकूफ़ों को पता नहीं होता कि खाना छोड़ेंगे तो ये मार सकते हैं, और अगर मरना ही है तो सबसे आसान तरीका है स्लीपिंग पिल्स खा लो। लेकिन नहीं, इन लोगों के नखरे ही अलग होते हैं। और जो लोग मरने के लिए नहीं बल्कि नखरे करने के लिए खाना छोड़ते हैं वो लोग तो अलग ही लेवल के मूर्ख होते हैं। सबको पता होता है कि नाराजगी थोड़ी ही देर की है, बाद में उन्हें खाना तो खाना ही है, लेकिन उस वक्त पर उन लोगों को नखरा दिखाना बहुत जरूरी होता है। खैर, चांदनी सब कुछ इग्नोर करके अपनी जगह पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। खाना खाते वक्त बराबर उसकी नज़र उसी इंसान पर थी जिसने उसे जमीन पर गिराया था। वो जानलेवा नज़रों से उस इंसान को घूर रही थी। जब ध्वनि देखती है कि चांदनी लगातार एक ही दिशा में देख रही है तब ध्वनि समझ जाती है कि चांदनी के दिमाग में क्या चल रहा है। ध्वनि चांदनी का उस इंसान से इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलती है, चांद, अब तक तो तुम इस फैमिली के सारे मेंबर्स से मिल चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी 2 लोग ऐसे हैं जिससे तुम अभी तक नहीं मिली हो। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि की बात सुनकर चांदनी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगती है। ध्वनि एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसी इंसान की तरफ देखती है और उसे चांदनी से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, इनसे मिलो, ये है इस पूरे प्रतापगढ़ के उत्तराधिकारी और यहाँ के सबसे खतरनाक इंसान युवराज यश प्रताप सिंह। यहाँ का बड़ा से बड़ा और बच्चा से बच्चा इसे डर कर रहता है। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि की बात सुनकर चांदनी की आंखें छोटी हो जाती है। वो अचानक से ही बोल पड़ती है, शक्ल ही इतनी डरावनी है, कोई भी डर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अपने बोलने के तुरंत बाद ही उसे एहसास हो जाता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और वो अपने दांतों तले अपने जुबान को दबा लेती है। वही चांदनी की बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें छोटी हो जाती है और वो गुस्से से चांदनी को देखने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उस पूरे भोजन गृह में एक जोरदार ठहाके की आवाज गूंज जाती है। चांदनी की बात को सुनकर कोई भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया था। सब बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, यहाँ तक कि रानी माँ भी अपने चेहरे पर हल्की सी हंसी लेकर मन मन बहुत जोर जोर से हंस रही थी। सभी भोजन कर लेते हैं लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं होता, जिसे देखकर चांदनी की आंखें एक बार फिर से छोटी हो जाती है। चांदनी ऐश्वर्या के कान में पूछता है, जब सब ने भोजन कर लिया है तो फिर सब उठ क्यों नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। ऐश्वर्या उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, जब तक भाई अपना भोजन समाप्त करके उठ नहीं जाते तब तक हम भी नहीं उठ सकते। उद्धरण चिन्ह। ऐश्वर्या की बात को सुनकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। आखिर यहाँ के सारे लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये युवराज कोई भगवान है। चांदनी मन ही माँ अपने दांत पीस लेती है। थोड़ी देर बाद युवराज का भोजन समाप्त हो जाता है। उसके बाद युवराज खड़े हो जाते हैं। युवराज के खड़े हो जाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। पूरे भोजन के दौरान कुसुम की नज़र सिर्फ और सिर्फ युवराज पर ही टिकी हुई थी। युवराज को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी युवराज सबको इग्नोर करके बड़े एटीट्यूड के साथ वहां से जाने लगते हैं। चांदनी तो अभी तक सिर्फ भोजन ही खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब जब सब ने भोजन कर लिया है तो फिर वक्त आ गया है युवराज यश प्रताप सिंह से अपनी इंसल्ट का बदला लेने का। जैसे ही युवराज चांदनी को क्रॉस करके वहां से जाने वाले होते हैं, चांदनी तुरंत उनके पैरों में अपने पैर को फंसा देती है और अगले ही पल धड़ाम की आवाज के साथ युवराज सीधे पेट के बल जमीन पर गिर जाते हैं। युवराज को गिरता हुआ देखकर सभी अपने मुंह पर अपने हाथ रख लेते हैं। सभी के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। वहां पर मौजूद हर एक इंसान, यहाँ तक कि महारानी सुमित्रा देवी भी माहौल में फैले हुए खतरनाक और ठंडा ऑरा को साफ साफ महसूस कर पा रही थी जो युवराज यश प्रताप सिंह का था। लेकिन चांदनी को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो किसी से नहीं डरती है।
जिस तरह युवराज ने उसे जमीन पर गिराए बिल्कुल उसी तरह चांदनी ने भी उसे जमीन पर गिरा दिया और अब जाकर उसे सेटिस्फैक्शन फील हुआ। वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ युवराज की तरफ जाने लगी और युवराज को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उनकी मदद करने की जगह पर उनके ऊपर से ही उन्हें क्रॉस करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हमारी भाषा में कहा जाए तो राजकुमारी चांदनी ने युवराज को लांघ दिया था। चांदनी की इस हरकत से वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम हैरान रह गए थे। किसी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चांदनी इतनी ज्यादा डेयरिंग हो सकती है। युवराज भी उसी पोजीशन में अपना सर उठाकर चांदनी की तरफ देखते हैं। उन्हें चांदनी की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही दरवाजे से बाहर निकलने से पहले राजकुमारी चांदनी एक नज़र पीछे मुड़कर युवराज की तरफ देखती है और फिर उसे एक विनिंग स्माइल पास करते हुए वहां से निकल जाती है। वही चांदनी के चेहरे पर विनिंग स्माइल को देखकर युवराज यश प्रताप सिंह बहुत ही बुरे तरीके से चिढ़ जाते हैं। उन्हें चांदनी की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हैरानी भी हो रही थी कि जो चांदनी उनसे इतना ज्यादा डरती थी कि वो बस युवराज को छुप छुप कर दूर से ही देखा करती थी, वही चांदनी आज युवराज से सीधे सीधे पंगा मोल ले रही थी। यहाँ तक कि आज युवराज यश प्रताप सिंह को चांदनी की आंखों में अपने लिए कोई भी प्यार नहीं दिखाई दिया। आज चांदनी की आंखों में डर का कोई नाम और निशान तक नहीं था और उसकी चाल ढाल भी पहले से बहुत ही ज्यादा बदली बदली लग रही थी। कहाँ पहले वो डरी सहमी बहुत धीरे धीरे आराम से चला करती थी, लेकिन आज वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बड़े ही एटीट्यूड में चल रही थी। उसकी चाल किसी डरपोक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक शेरनी रानी की तरह थी। एक ऐसी शेरनी जो अपने दुश्मनों को नोच खाना बहुत अच्छे से जानती हो। युवराज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो बहुत ही आराम से खड़े हो जाते हैं और फिर चांदनी के इस बिहेवियर के बारे में सोचते सोचते अपने कमरे में चले जाते हैं। राजकुमारी चांदनी और युवराज यश प्रताप सिंह तो अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन अपने पीछे भोजन गृह में इतने सारे लोगों को हैरान छोड़कर चले गए। चांदनी की हरकत से तो वैसे भी सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह की हरकत भी आज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। वो तो एक नज़र राजकुमारी चांदनी को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज चांदनी ने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, उसके बावजूद भी वो चांदनी को माफ करके चुपचाप अपने कमरे में चले गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि युवराज इतना कैसे बदल गए हैं। 1111111111111111 अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। और इस स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीबर्थ इन बुक चैप्टर 7 युवराज मान प्रताप सिंह। इस वक्त राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक थी। बेशक राजकुमारी चांदनी को युवराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि युवराज राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और आज तो युवराज ने सबके सामने चांदनी को जमीन पर गिरा दिया था, तो फिर आज चांदनी कैसे चुप रहने वाली थी। युवराज को अच्छा खासा सबक सिखाने के बाद चांदनी मजे से अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन कमरे में आते ही उसका पूरा शरीर थकावट की वजह से जवाब दे जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए मन में बोलती है, यार समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के लोग इतनी हैवी लहंगा एंड ज्वेलरीज कैसे पहन लेते हैं। अब अगर मैं और चली तो रास्ते में ही बेहोश हो जाऊंगी। चांदनी बहुत मुश्किल से अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े पहरेदारों महिला को बोलती है, सुनिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इस वक्त कोई भी मेरे कमरे में आए तो उसे आने मत दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। वो पहरेदारनी भी राजकुमारी के चेहरे पर थकावट साफ साफ देख सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही उनकी बात के लिए मान जाती है। चांदनी जब वापस अपने कमरे में आती है तब बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने सारे ज्वेलरीज को निकाल कर फेंकना शुरू करती है। सारे गहनों को जमीन पर फेंकने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने लहंगे का दुपट्टा भी निकाल कर बहुत दूर फेंकती है। राजकुमारी चांदनी को इस वक्त अपने लहंगे पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बिल्कुल एक बेरहम इंसान की तरह अपने लहंगे को फाड़कर निकाल कर फेंकने लगती है। लहंगे पर जड़े हुए हीरे राजकुमारी को आज दिन भर चुभ रहे थे। वो जब पूरे तरीके से खुद को लहंगे और ज्वेलरी से आज़ाद कर देती है तब जाकर रात की सांस लेती है। वो अपने लैब में जाकर वहाँ से एक गैजेट के जरिए बहुत ही जल्दी हैंडमेड ड्रेस बना लेती है। वो ब्लैक कलर का बहुत छोटा सा पेंट था और बहुत ही पतली स्ट्रिप्स वाली ग्रे कलर की टॉप को पहनकर राजकुमारी खुद को बेड पर फेंक देती है। राजकुमारी अपने जमाने में कभी भी लहंगे या साड़ी जैसी चीज़ों को छूती तक नहीं थी।
वहां पर गर्मी ही इतनी ज्यादा रहती थी कि वहां के लोग ज्यादातर छोटे छोटे कपड़े ही पहन कर रहते थे। बेड पर गिरने के बाद राजकुमारी को तुरंत ही नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन राजकुमारी चांदनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी वजह से आज किसी की रात की नींद उड़ चुकी है। युवराज यश प्रताप सिंह इस वक्त अपने कमरे में अपने बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे थे। नींद तो जैसे उनकी आंखों से छूमंतर ही हो गया था। उनकी आंखों के सामने बार बार राजकुमारी चांदनी का बेबाक एटीट्यूड याद आ रहा था। जो लड़की कुछ दिनों पहले तक युवराज यश प्रताप सिंह से इतना ज्यादा डरती थी, आज उसी लड़की ने युवराज को जमीन पर पटक दिया। युवराज सिंह यश प्रताप सिंह को बेशक राजकुमारी चांदनी पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें राजकुमारी चांदनी का एटीट्यूड बहुत पसंद आया था। युवराज यश प्रताप सिंह हर रूप से सर्वगुण संपन्न योद्धा और महाराज बनने योग्य हैं। वो फिलहाल तो अभी युवराज है, लेकिन विवाह के बाद उनका राज्याभिषेक होगा। कोई भी युवराज विवाह के पश्चात है अपने राज्य का महाराज बनता है, लेकिन युवराज को अपने लिए कोई भी स्त्री पसंद ही नहीं आती थी। उनका गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, 8 पैकेट्स, तीखे नैन नक्श, कसा हुआ सीना है, इनको पाने के सपने तो यहाँ की हर स्त्री देखती है, लेकिन न जाने क्यों इन्हें कोई भी पसंद ही नहीं आती है, जिसकी वजह से इनका विवाह अभी तक रुका हुआ है। युवराज इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें राजकुमारी चांदनी के अलावा भी कामिनी हुआ की पुत्री कुसुम बहुत पसंद करती है। लेकिन युवराज की नज़रों ने पहले ही कुसुम की आंखों में फरेब और लालच साफ साफ भाप लिया था। पसंद तो इन्हें राजकुमारी चांदनी भी नहीं है, क्योंकि राजकुमारी चांदनी बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकतें करती है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह। वो हर वक्त युवराज के आगे पीछे घुमा करती थी और चुप चुप कर उन्हें देखा करती थी। पहले तो युवराज ने इस चीज को इग्नोर कर दिया था, लेकिन राजकुमारी चांदनी की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। जब भी वो युवराज को किसी महिला से बात करते हुए देखती थी, तब तुम्हारी चांदनी घंटे तक रोती थी। और चांदनी के इतना रोने की वजह से महारानी सुमित्रा देवी हमेशा ही युवराज को डांटा करती थी। पहले तो युवराज को राजकुमारी चांदनी से चिढ़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें राजकुमारी से नफरत ही होने लग गई। वो राजकुमारी चांदनी से इस हद तक नफरत करने लग गए थे कि महारानी सुमित्रा देवी के गैर मौजूदगी में वो राजकुमारी चांदनी पर हाथ तक उठा चुके हैं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है राजकुमारी चांदनी को जलील करने की और नीचा दिखाने की, लेकिन फिर भी राजकुमारी चांदनी उन्हें दूर से ही चुप चुप कर देखा जरूर करती थी। राजकुमारी चांदनी उस वक्त एक छोटी बच्ची थी। उसके इरादे युवराज को लेकर बिल्कुल नेक थे। अरे यंग एज में तो हर एक इंसान को किसी न किसी पर क्रश जरूर आ जाता है। राजकुमारी चांदनी में भी युवराज के चर्म से अट्रैक्ट हो गई थी। वो बस एक अट्रैक्शन था जो राजकुमारी चांदनी की तरफ से था, लेकिन युवराज को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं था। राजकुमारी चांदनी बहुत भोली और मासूम हुआ करती थी, जिसकी वजह से वह युवराज की डांट और मार भी चुपचाप सह लिया करती थी। युवराज की धमकी देने की वजह से राजकुमारी चांदनी ज्यादातर चीज महारानी सुमित्रा देवी को बताती तक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन तक ये बात कभी कभी दासियों द्वारा पहुंच जाया करता था, जिसकी वजह से युवराज को बहुत डांट सुनने को मिलता था। बस इसी वजह से न जाने कितनी बार युवराज और महारानी सुमित्रा देवी के बीच झगड़ा भी हुआ था। महारानी सुमित्रा देवी ने युवराज को कितना समझने की कोशिश किया था कि राजकुमारी चांदनी अभी छोटी है, उन्हें इन सब चीजों की समझ नहीं है, लेकिन युवराज तो जैसे किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। यही सब सोचते सोचते युवराज की रात भर की नींद उड़ी हुई थी। आज उन्हें राजकुमारी चांदनी की आंखों में डर नहीं बल्कि युवराज के लिए बगावत दिखाई दे रही थी। लास्ट में जाते वक्त राजकुमारी के चेहरे की विनिंग स्माइल को याद करके युवराज की रातों की नींद जो उड़ी हुई थी, उन्हें आज चांदनी कुछ तो अलग अलग रही थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि चांदनी के बारे में सोचते सोचते कब उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह राजकुमारी चांदनी तैयार हो रही थी। अभी तुरंत नहाने की वजह से उनका चेहरा किसी गुलाब की तरह मिला हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर चिढ़ साफ साफ देखी जा सकती थी। आज उन्होंने एक स्काई ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। लहंगे को देखकर राजकुमारी का दिल तो कर रहा था कि लहंगे को अभी इसी वक्त फाड़कर किसी कोयले के खदान में जला दे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपने इस इच्छा को अपने अंदर दबाया। आज राजकुमारी चांदनी के लिए रानी माँ ने खुद बहुत ही खूबसूरत और महंगा हार भिजवाया था, क्योंकि आज महल में कुछ मेहमान आने वाले हैं। चांदनी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कौन मेहमान आने वाला है। वो बस रानी माँ की बात मानकर तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद राजकुमारी चांदनी खुद को संतुष्टि के भाव के साथ देखती है। आज वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी।
वो आराम से अपने कमरे से बाहर निकलती है और रानी माँ की कमरे की तरफ जाने लगती है। अभी राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से वो किसी से टकरा जाती है और दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। राजकुमारी जब अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तब उनकी आंखें छोटी हो जाती है। उनकी आंखों के सामने इस वक्त एक 15 साल का बच्चा था। वो जल्दी से खड़ा होकर राजकुमारी को डांटते हुए बोलता है, चांद, क्या आप देखकर नहीं चल सकती? क्या आप फिर से बड़े भाई का पीछा करने के लिए जा रही है? उद्धरण चिन्ह। इस बात को बोलते वक्त सामने वाले बच्चों ने अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लिया था और अपनी आंखें छोटी करके चांदनी को देख रहा था। चांदनी को सामने वाला बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा, लेकिन जैसे ही उसने बच्चों की बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई। आखिर इस बच्चे के कहने का मतलब क्या है? क्या चांदनी हर वक्त युवराज यश प्रताप सिंह के पीछे घुमा करती थी? चांदनी तुरंत ही सामने वाले बच्चों की नाक को पकड़कर उसे खींचते हुए बोलती है, तुम कौन हो छोटे चूजे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर सामने खड़े बच्चों को तुरंत ही याद आ जाता है कि रानी माँ ने उनसे क्या कहा था। वो अपने सर पर एक टपली मार के बोलता है, अरे हम तो भूल ही गए थे कि आपकी याददाश्त चली गई है। ठीक है, फिर हमसे मिलिए, हम हैं यहाँ के सबसे होनहार और काबिल योद्धा युवराज मान प्रताप सिंह। उद्धरण चिन्ह। चांदनी बिना किसी एक्सप्रेशन के मान को देखने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड बच्चा है। वो भी युवराज मान प्रताप सिंह से हाथ मिलाते हुए बोलती है, तो ठीक है, हम भी आपसे खुद को मिलता लेते हैं, हमारा नाम एंजल, मेरा मतलब चांदनी है। चांदनी की बात सुनकर मान चांदनी को ऐसे देखा है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। हालांकि चांदनी ने ऐसी हरकत मान को बच्चा समझकर की थी, लेकिन मान यहाँ पर खुद चांदनी को बच्चा समझने लग गया। वो अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, चांद, हमें पहले से ही पता है कि आपका नाम राजकुमारी चांदनी है, याददाश्त आपकी गई है, हमारी नहीं। उद्धरण चिन्ह। युवराज मान की बात को सुनकर चांदनी थोड़ी एम्ब्रेस हो जाती है। उसने सच में युवराज को छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करने का सोच लिया था, जबकि ये तो चांदनी के परदादा जैसी बातें कर रहा था। अभी चांदनी और मान एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर छोटी महारानी आ जाती है और मान के कान को खींचते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप छोटे युवराज? आपने फिर से चांद को परेशान करना शुरू कर दिया। एंग्री चांदनी उन दोनों को देखकर ही समझ जाती है कि ये छोटे युवराज छोटी महारानी के बेटे हैं। इस पूरी फैमिली में राजकुमारी चांदनी को सबसे ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग युवराज मान प्रताप सिंह ही लगे। छोटी महारानी राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हुए बोलती है, बच्चे, अगर इन्होंने आपसे कोई बदतमीजी की होगी तो कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, ये आजकल जरूरत से ज्यादा शरारती हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए छोटी महारानी से बोलती है, अरे नहीं नहीं छोटी माँ, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा फनी है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर छोटी महारानी बोलती है, क्या है? उद्धरण चिन्ह। चांदनी को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अभी क्या बोला है। वो बात को बदलते हुए बोलती है, अरे ये सब छोड़िए छोटी माँ, मुझे तो बस ये बताइए कि आज कौन से मेहमान आने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। मेहमान के बारे में सुनते हैं छोटी महारानी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे चांदनी भी अच्छे से देख लेती है। चांदनी अच्छे से समझ रही थी कि मेहमान बहुत खास है। छोटी महारानी राजकुमारी चांदनी को बताती है, आज हमारी ध्वनि को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। आपको तो याद नहीं है, लेकिन राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज सिंह दोनों एक दूसरे को बचपन से ही बहुत पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तेज सिंह का नाम सुनते हैं राजकुमारी चांदनी को याद आता है कि लक्ष्य ने उन्हें बताया था तेज के बारे में। लक्ष्य एक AI रोबोट है। कोष्टक। राजकुमारी चांदनी ने यहाँ के लोगों से पूछने से अच्छा लक्ष्य को ही यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया था, और उसी के बाद राजकुमारी को यहाँ की हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन पता लग चुकी थी। वो ये भी जान चुकी थी कि राजकुमारी ध्वनि प्रताप सिंह और युवराज तेज सिंह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और राजकुमारी चांदनी को ये बात भी पता लग चुकी थी कि युवराज यश प्रताप सिंह उनके साथ कैसा बर्ताव किया करते थे। जब से राजकुमारी चांदनी को युवराज के बर्ताव के बारे में पता लगा है, तब से ही उन्होंने युवराज को एक अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोच लिया था। वो राजकुमारी चांदनी थी जो सब कुछ सह सकती थी, लेकिन अभी जो है वो एंजेलिना है जो किसी की दादागिरी अपने सामने नहीं बर्दाश्त करने वाली है। चांदनी को बताने के बाद छोटी महारानी युवराज मान प्रताप सिंह को खींचकर वहां से लेकर चली जाती है। राजकुमारी चांदनी वापस से इधर उधर घूमने लगती है।
तभी रेलिंग के पास जाकर उनकी नज़र एक बड़े से मैदान पर जाती है जहां युवराज यश प्रताप सिंह थे। युवराज यश प्रताप सिंह इस वक्त बिना कुर्ते के ऊपर से नेकद थे। वो इस वक्त तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक योद्धा चाहे कितना भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस को हमेशा ही करता है। बिल्कुल उसी तरह युवराज भी इस वक्त एक सैनिक के साथ तलवारबाजी कर रहे थे। राजकुमारी चांदनी जब युवराज को ऊपर से बिना कपड़ों के देखती है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इस बात से तो राजकुमारी चांदनी भी इनकार नहीं कर सकती थी कि युवराज यश प्रताप सिंह बहुत ही हॉट और सेक्सी बंदे हैं। मार्क्स भी युवराज यश प्रताप सिंह के सामने कुछ भी नहीं था। यूं कही तो राजकुमारी चांदनी दोनों ही दुनिया में पहली बार इतना सेक्सी बांदा देख रही थी। वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह युवराज यश प्रताप सिंह और वहां पर मौजूद बाकी सैनिकों को ताड़ रही थी। वहां के सैनिक अभी इस वक्त ऊपर से नेकेड थे और यहाँ पर कुछ ही पलों के लिए सही पर हमारी राजकुमारी का दिल एकदम फ्लैट हो गया। 1111111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। और इस स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीबर्थ इन बुक। चैट चांदनी ने की बुआ जी की बेइज्जती। राजकुमारी चांदनी वहां पर मौजूद हर एक पुरुष को बहुत ही शिद्दत से ताड़ रही थी। तभी युवराज यश प्रताप सिंह को भी एहसास हो गया कि उनके ऊपर किसी की शिद्दत वाली गहरी नज़र है। वो तलवारबाजी छोड़कर तुरंत ही अपनी नज़रें घूम कर देखते हैं, तब उन्हें थोड़ी ही दूरी पर रेलिंग पकड़ के खड़ी हुई राजकुमारी चांदनी दिखाई देती है। राजकुमारी चांदनी को देखकर एक बार फिर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो मन ही मन झल्ला कर बोलते हैं, हे ईश्वर, क्या इन्हें नहीं पता कि हमें इनका खुद को देखना नहीं पसंद। पाउटिंग बस बहुत हो गया, लगता है इन्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने मन में इतना सोचते हैं युवराज यश प्रताप सिंह तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। युवराज के चले जाने के बाद भी राजकुमारी चांदनी वहीं पर खड़ी होकर बाकी सारे सैनिकों को ताड़ रही थी। वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को महसूस हो रहा था कि राजकुमारी उन्हें ही देख रही है, लेकिन फिर भी कोई अपनी नज़रें घूमकर राजकुमारी की तरफ नहीं देख रहा था। राजकुमारी चांदनी अपने मन ही मन सोचती है, अपनी पूरी जिंदगी एक ही लड़के को अपनी जिंदगी में रखकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। उद्धरण चिन्ह। भाड़ में गया सच्चा प्यार और एक ही इंसान के लिए लॉयल रहना। अब ना मैं किसी से सच्चा प्यार करने वाली हूँ और ना ही कभी मैं किसी लड़के के लिए उदास रहने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक आएगा जाएगा, यही तो जिंदगी का नाम है एंजेलिना। मार्क्स को अपने दिमाग से निकालो और अपने आसपास देखो, उससे भी लाख गुना ज्यादा हैंडसम और हॉट लड़के यहाँ पर है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सोचकर राजकुमारी फिर से वहां पर मौजूद सभी हॉट सैनिकों को अपनी आंखों से ताड़ने लगती है। अचानक ही उसके दिमाग में ख्याल आता है कि हम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन राजा महाराजाओं के दुश्मन नहीं होते। इनफैक्ट यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जान का खतरा होता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी अपनी फाइटिंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहिए। कल से मैं भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी क्योंकि आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। उद्धरण चिन्ह। अपने ही ख्यालों में गुम हुई चांदनी को अचानक से ही एहसास होता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी हुई है। राजकुमारी चांदनी को तुरंत नहीं एहसास हो जाता है कि भोजन करने का समय हो चुका है। सब भोजन गृह में उसका इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमारी चांदनी को वैसे तो अपने लहंगे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मुख बनाते हुए भोजन गृह में चली गई। राजकुमारी चांदनी जैसे ही भोजन घर में अपने कदम रखती है, तुरंत ही उनका मुंह बन जाता है क्योंकि सामने उसके तीनों टारगेट बैठे हुए थे। युवराज यश प्रताप सिंह, कुसुम और कामिनी बुआ। इन तीनों को देखकर राजकुमारी चांदनी अजीब सा मुंह बना लेती है और ऐश्वर्या के पास आकर बैठ जाती है। आज भोजन घर में छोटे युवराज मान प्रताप सिंह भी आए हुए थे। राजकुमारी चांदनी को देखकर पहले से ही उनका मुंह बना हुआ था। वो अपनी नज़र तिरछी करके युवराज यश को देखते, जो एक नज़र उठाकर भी राजकुमारी चांदनी की तरफ नहीं देख रहे थे और अपना भोजन शुरू कर चुके थे। चांदनी को देखकर ऐश्वर्या खुश हो जाती है और बोलती है, चांद, तुम्हें पता है आज अतिथि के आने की खुशी में रानी माँ ने बहुत सारे स्वादिष्ट मिष्ठान बनवाए हैं। उद्धरण चिन्ह। मिष्ठान शब्द सुनकर चांदनी की आंखें छोटी हो जाती है।
उसने अपनी रियल जिंदगी में आज से पहले मिष्ठान शब्द नहीं सुना था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी बोलना सही नहीं समझती। ऐश्वर्या के मुंह से स्वादिष्ट सुनकर चांदनी इतना तो समझ चुकी थी कि मिष्ठान कोई खाने वाली चीज है। वो भी अपने चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट लिए ऐश्वर्या के नाटक में उसका साथ देती है। तभी वो चीज हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। कामिनी की राजकुमारी चांदनी को ताना मारते हुए बोलती है, मुफ्त में खाना और मिष्ठान मिले तो कौन नहीं खाना चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। और वैसे भी हमारी महारानी तो दान पुण्य करने में बहुत अच्छी है। उन्होंने तो यहाँ पर पैरों की धूल को सर का ताज ही बना लिया। उद्धरण चिन्ह। कामिनी जी की बात सुनते ही सबका मूड वहां पर खराब हो गया। सबसे भयानक मूड तो चांदनी का हुआ था। युवराज सर प्रताप सिंह ने एक नज़र कामिनी जी की तरफ देखा और उन्हें फुल इग्नोर करते हुए अपना भोजन करने लगे। लेकिन चांदनी अपने दांत पीस लेती है और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, सही कहा बुआ जी आपने, अगर अपने घर में खाना ना मिले तो अपनी ही बहन के घर का भोजन और मिष्ठान कौन नहीं खाना चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। चांदनी के इस जवाब को सुनकर उसे पूरे भोजन घर में घोर सन्नाटा छा गया। चांदनी यही नहीं रुकी, वो आगे बोलती है, और रानी माँ ने जमीन से एक कोयला बेशक उठाया लेकिन उसे तुरंत ही कोयले के खदान में हीरे के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन आपने तो ये कहावत तो सुना ही होगा ना बुआ जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उद्धरण चिन्ह। इस बात को बोलते वक्त राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कामिनी बुआ को चिढ़ा रही हो। वही चांदनी के जवाब को सुनकर ऐश्वर्या के मुंह में डाला हुआ खाना तुरंत ही उसके मुंह से बाहर आ गया। छोटे युवराज को तो खांसी ही आने लग गई। उन्होंने आज से पहले कभी भी चांदनी को इतना ज्यादा बोलते हुए ही नहीं देखा था। छोटी महारानी और राजकुमारी ध्वनि दोनों ही पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने चेहरे को नीचे करके मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। रानी माँ इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना भोजन कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल उन्हें खुशी हो रही थी कि राजकुमारी चांदनी खुद के लिए आवाज उठाना सीख गई है। लेकिन इस पूरे जगह पर कोई इंसान सबसे ज्यादा हैरान था तो वो था खुद युवराज यश प्रताप सिंह। उन्हें तो एकदम ही विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने जहरीले शब्द राजकुमारी चांदनी के मुंह से निकले हैं। वो अपनी नजरें घूमकर चांदनी की तरफ देखते हैं तब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चांदनी के चेहरे पर बिल्कुल किसी देवल की तरह भाव थे। ये लड़की आज इतना बदल कैसे गई। बुआ जी के तानों पर रोने वाली लड़की आज अचानक से ही उन्हें इतना खतरनाक और जहरीला जवाब दे रही है। हालांकि युवराज को बुआ जी का इस तरह से चांदनी से बात करना नहीं पसंद था, लेकिन उन्हें चांदनी खुद भी नहीं पसंद थी, इसलिए वो कभी भी बुआ जी को कुछ नहीं बोलते थे। और तो और बुआ जी की डांट सुनने के बाद चांदनी पूरे एक पहर तक रोती ही रहती थी, जिसकी वजह से युवराज को चांदनी पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज ये भीगी बिल्ली इतनी बड़ी सवा शेर कैसे बन गई, और उसके पास जवाब देने के लिए इतनी सटीक शब्द कहाँ से आ गए। ये तो बच्ची थी ना, जिसे दुनियादारी तक की समझ नहीं थी, अब अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई जो अपने ऊपर हुए वार को सामने वाले की तरफ दुगनी तेजी से फेंक दे। युवराज को एहसास भी नहीं हुआ कि चांदनी को देखते देखते उन्हें लगभग 5 मिनट बीत चुके थे। चांदनी तो चुपचाप अपना भोजन करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन युवराज की नज़र आज चांदनी पर से हट ही नहीं रही थी। आज वो कोई भीगी बिल्ली नहीं बल्कि भूखी शेरनी दिख रही थी जो किसी को भी नोच खा सकती है। युवराज की नज़र को कोई नोटिस करे ना करे, लेकिन रानी माँ तुरंत ही नोटिस कर लेती है। उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि युवराज बिना पल के झपकाए राजकुमारी चांदनी को ही देख रहे हैं। और आज एक और चीज़ रानी माँ युवराज की आंखों में नया सा देख पा रही थी कि उनकी आंखों में आज चांदनी के लिए नफरत नहीं बल्कि कुछ और था। रानी माँ तुरंत युवराज को टोकते हुए बोलती है, युवराज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण कीजिए, अतिथियों के आने का वक्त हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। अतिथियों के नाम को सुनकर राजकुमारी ध्वनि के चेहरे पर लाली छा जाती है। उनसे तो युवराज तेज को देखने का इंतजार ही नहीं हो रहा था। उनके चेहरे की लाली को राजकुमारी चांदनी तुरंत ही नोटिस कर लेती है। राजकुमारी चांदनी तो अभी 1 मिनट पहले ही अपना भोजन कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन नियम के अनुसार जब तक युवराज यश प्रताप सिंह नहीं उठ जाते तब तक कोई भी नहीं उठ सकता। इसी बीच राजकुमारी चांदनी की नज़र शर्म आती हुई ध्वनि पर चली जाती है। वो ध्वनि को छेड़ते हुए बोलती है, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। चांदनी के गाने को सुनकर तुरंत ही सबकी नज़र पहले चांदनी पर जाती है और अगले ही फल सबकी नज़र तुरंत राजकुमारी ध्वनि पर चली जाती है। राजकुमारी ध्वनि को शर्माता हुआ देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। राजकुमारी चांदनी एक बार फिर से बोलती है, अब नहीं हो रहा दिल पे काबू सनम, आपकी चाहत में है,
जादू सनम। ऐश्वर्या भी राजकुमारी चांदनी का साथ देते हुए ध्वनि को छेड़ने लग जाती है। इस बीच युवराज की नज़र एक सेकंड के लिए भी राजकुमारी चांदनी से नहीं हटी थी। वो बिना पल के झपकाए बस राजकुमारी चांदनी को ही देखे जा रहे थे। राजकुमारी चांदनी बहुत बदली बदली थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। आज पहली बार युवराज ने किस चीज़ को नोटिस किया था कि राजकुमारी चांदनी जब से यहाँ पर आए हुई है उन्होंने एक नज़र उठाकर भी युवराज को नहीं देखा है। और यही चीज़ युवराज के ईगो ठेस पहुँचा रही थी। उन्हें आज राजकुमारी का अपने प्रति बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगले ही पल उन्हें सुबह वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब राजकुमारी बिना पल के झपकाए उन्हें ही देख रही थी। इस बात को याद करते हैं युवराज अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं और तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। युवराज के बस खड़े होने की देर थी, उसके बाद राजकुमारी चांदनी खुद भी तुरंत खड़ी हो जाती है और युवराज के कदमों की चाल से दुगनी तेजी में भोजन घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर जाने से पहले राजकुमारी चांदनी एक बार अपने पैर को उठाकर युवराज यश प्रताप सिंह के पैर को कुचलना बिल्कुल नहीं भूलती। युवराज को तकलीफ देकर राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए वहां से निकल जाती है। राजकुमारी की इस हरकत पर युवराज को बहुत तेज गुस्सा आता है। कल राजकुमारी चांदनी में उन्हें जमीन पर गिरा दिया था और आज उनके पैर को कुचलकर चली गई। ये सब युवराज के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरा था। वो यहाँ की युवराज है और होने वाले महाराज, लेकिन उन्हीं की प्रजा में एक इंसान ऐसा है जो उनकी इज्जत नहीं कर रहा। युवराज ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो राजकुमारी चांदनी को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे। इतना सोचकर युवराज भी वहां से चले जाते हैं। यहाँ की युवराज और होने वाले महाराज होने के नाते अतिथियों के स्वागत की तैयारी युवराज यश प्रताप सिंह को ही करना था। युवराज और चांदनी के चले जाने के बाद सभी परिवारजन भी भोजन घर से बाहर निकल जाते हैं। राजकुमारी चांदनी ने इतनी जल्दी में युवराज के पैर को कुचला था कि परिवारजनों में से किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया था। अब धीरे धीरे सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और अतिथियों के आने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। राजकुमारी चांदनी को इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वापस से अपने कमरे में आ जाती है और अपने फ़ोन को निकाल कर ईमेल्स चेक करने लगती है। उनका फ़ोन एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन था। उसे फ़ोन को हम अपने अनुसार किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। राजकुमारी चांदनी ने फिलहाल अपने फ़ोन को एक संदूक के रूप में परिवर्तित किया हुआ था और इस संदूक के ढक्कन पर अपना ईमेल चेक कर रही थी। राजकुमारी चांदनी को तुरंत ही अपने कुछ गार्ड के जरिए स्मिता और मार्क्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बारे में राजकुमारी चांदनी नहीं जानती थी। उस ईमेल को पढ़ने के बाद राजकुमारी चांदनी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि स्मिता और मार्क्स को इस दुनिया में अभी अभी फैली हुई नई बीमारी HX2R147 हो चुकी है। ये बीमारी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान के शरीर के सारे अंगों को पिघलाने लगती है और ख़त्म करने लगती है। मार्क्स और स्मिता पागलों की तरह अपने बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। हम दोनों ने अपनी पूरी की जान लगा दी थी डॉक्टर एंजल आर्थर को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता जिस साइंटिस्ट को वह लोग ढूंढ रहे हैं उसे साइंटिस्ट को उन लोगों ने बहुत पहले ही धोखे से मौत की नींद सुला दिया है। एंजेलिना के पास इस बीमारी का एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एंटीडोट है। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए हुए बोलती है, इसे कहते हैं कर्मा मेरी जान, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो खुद भगवान दे रहे हैं। क्यों ना मैं तुम्हारी सजा को थोड़ा और दर्दनाक बना दूं। स्माइल विद हॉर्न्स। इस बात को बोलते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर बहुत ही शैतानी भरे भाव थे। वो इस वक्त बिल्कुल किसी डेविल क्वीन की तरह हरकतें कर रही थी। एंजेलिना की दुनिया में जब भी कोई नई बीमारी आती थी एंजेलिना तुरंत ही उसके सैंपल को लेकर उस पर रिसर्च करने लगती थी और उसका एंटीडोट बना लेती थी। हाँ, एंजेलिना को इन सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत तो होती थी, लेकिन उसके पास नॉलेज की कोई भी कमी नहीं थी। उसने मात्र 4 दिन के अंदर में इस बीमारी का एंटीडोट बना लिया था, क्योंकि उसे बीमारी से सार्थक भी संक्रमित हो चुका था। सार्थक एंजेलिना का सिर्फ असिस्टेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था, जिसके लिए एंजेलिना ने तुरंत ही एंटीडोट बनाया और सार्थक को दे दिया और सार्थक ठीक हो गया। 1111111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। और इस स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रिबर्थ इन बुक।
गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चेन्नई। युवराज सम्राट सिंह। राजकुमारी चांदनी इस वक्त अपने लैब में बैठकर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ रही थी। उसे पता था कि उसकी बॉडी में जो ड्रग है वो भी बहुत जल्दी अपना असर कर रहा है। थोड़ी देर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद चांदनी अपने सुपर कंप्यूटर पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिसर्च करने लगती है। थोड़ा वक्त ऐसे ही लैब में बिताने के बाद चांदनी अपने हाथों में एक रिपोर्ट पेपर लेकर बहुत ही टेंशन के भाव लिए उसे देख रही थी। वो रिपोर्ट पेपर चांदनी का ब्लड रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट में चांदनी की बॉडी में एक बहुत ही अजीब टाइप का ड्रग पाया गया है। चांदनी साइंस की दुनिया में बहुत आगे थी, लेकिन उसके बावजूद भी चांदनी ने आज तक ऐसा ड्रग नहीं देखा था जिसके सेवन करने के बाद वो इस कदर किसी इंसान के हार्ट को कमज़ोर करता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद चांदनी इतना तो समझ चुकी थी कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो अपने पास के टेम्पररी दवा से वो बहुत मुश्किल से खुद को 1 साल तक जिंदा रख सकती है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद चांदनी को जिंदा रहने का मन करने लगा था। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था जो चांदनी को लुभावना लगता था। खैर, चांदनी एंटीडोट बनाने के लिए सारे सामानों का जुगाड़ करने लगती है। तब उसे पता लगता है कि उसे एक बहुत ही खास प्रकार का पौधा चाहिए होगा। एक ऐसा पौधा जिसे चांदनी की दुनिया में सन 2050 में पहली बार चांद पर उगाया गया था। वो ऐसे पौधे को कैसे यहाँ पर ला सकती है? चांदनी के पास अभी 1 साल का वक्त जो है, लेकिन उसे इस दुनिया में हर एक कदम को फूंक कर रखना होगा। वो इतना तो जानती थी कि खुद को बचाने के लिए उसे हर हाल में इस पौधे को लाना होगा। लेकिन इस पौधे को लाने के लिए चांदनी को पहले इस पौधे के बीज को इस दुनिया की चंद पर उगाना होगा। यही सब सोचते सोचते चांदनी के सर में दर्द हो चुका था। 1-2 पौधे को उगाने में 4-5 महीने लगने वाले थे। ऊपर से इस एंटीडोट को बनाने में भी बहुत मेहनत और समय लगने वाला था। चांदनी ने सोच लिया था कि आज रात को फिर वो एक रॉकेट लॉन्च करने वाली है। वो किसी भी कीमत पर उस पौधे को चाहती थी। चांदनी इस वक्त अपने मन ही मन स्मिता और मार्क्स को हजारों गालियां दे रही थी। उस इम्पॉर्टेंट पौधे के अलावा चांदनी बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करना शुरू कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही अंधकारमय तहखाना, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। वहां बस एक छोटे से मशाल की रोशनी थी। वहां पर एक इंसान किसी राजा की तरह अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उस इंसान के कदमों में एक 50 साल का आदमी मुंह के बल पड़ा हुआ था। वो इंसान बेहद ही डरावनी आवाज में अपने कदमों पर पड़े हुए इंसान को बोलता है, लगता है तुम लोगों के अंदर से युवराज यश प्रताप सिंह का खौफ खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। वो युवराज यश प्रताप सिंह थे जो इस वक्त बेहद ही गुस्से में अपने चरणों पर पड़े हुए आदमी को देख रहे थे। युवराज का ऑरा इस वक्त इतना ज्यादा भयानक था कि वहां पर मौजूद सारे पहरेदार और सैनिक घबराए हुए थे। युवराज के इतनी भयानक रूप को देखकर वहां पर सब बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे और अपने सर को नीचे झुकाए खड़े थे। युवराज के चरणों पर पड़ा हुआ वो 50 साल का व्यक्ति, जिसका नाम मोहम्मद सलीम था, वो डर से कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोलते हैं, युवराज, हमने जो कुछ भी गलती की है हमें माफ कर दीजिए, हम विनती करते हैं आपसे। परंतु हमारा यकीन कीजिए, महाराज उदय प्रताप सिंह पर आक्रमण हमने नहीं करवाया था। उद्धरण चिन्ह। कल जो उन पर आक्रमण हुआ था वह सब हमने नहीं बल्कि पड़ोस के राज्य से करवाया गया था। उद्धरण चिन्ह। युवराज यश प्रताप सिंह अपने दांत पीसते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए हंटर से उसे आदमी को मारते हुए बोलते हैं, ये सब तुम्हारा नहीं करवाया गया था, लेकिन तुम भी तो इन सब में मिले हुए थे ना। जब तुम्हें पता था कि पिताश्री पर आक्रमण होने वाला है तब तुमने उन्हें पहले ही सचेत क्यों नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। युवराज इस वक्त बेहद ही गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज सामने पड़े मोहम्मद सलीम को वो ऐसे ही जिंदा जला देंगे। मोहम्मद सलीम इस वक्त बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने युवराज यश प्रताप सिंह की क्वालिटी की कहानी पूरे राज्य में हर जगह सुनी है। पूरे प्रतापगढ़ में यश प्रताप सिंह का बहुत खौफ रहता है। कोई भी मनुष्य उनके विरोध जाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। वही अपने पिता पर हुए हमले के बारे में जानकर यश प्रताप सिंह इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने बिना देरी किए अपने कमर में बंधे हुए तलवार के मिलन से तलवार निकालकर सामने पड़े मोहम्मद सलीम की गर्दन को काट दिया। युवराज का बस एक ही वार और मोहम्मद सलीम का सर उनके धड़ से अलग हो गया। एक बहुत ही जोरदार चीख के साथ अचानक से ही उस काल कोठरी में शांति फैल गई। हर तरफ युवराज यश प्रताप सिंह की क्रूएलिटी फैली हुई थी, मतलब हर तरफ सलीम सिंह की खून के छींटे पड़े हुए थे। कोष्टक।
युवराज को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां पर खड़े सभी पहरेदार युवराज के चेहरे के गुस्से को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। युवराज गुस्से में आकर किस कदर अपना आपा खो सकते हैं, इस बात को सब बहुत अच्छे से जानते हैं। युवराज वहां पर सभी चीजों को इस तरह छोड़कर वहां से निकल गए। उन्हें इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कल उनके पिताश्री पर आक्रमण हुआ था, लेकिन उन्हें इस बारे में रत्ती भर भी खबर नहीं थी। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो प्रतापगढ़ के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कल के आक्रमण के बाद महाराज उदय प्रताप सिंह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जिस बारे में सोच सोचकर यश प्रताप सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जगह से बाहर निकालने के बाद भी युवराज यश प्रताप सिंह के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि वहां पर मौजूद सभी दास दासियां उन्हें देखकर डर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बहुत समय बाद अपने काम को खत्म करने के बाद चांदनी जब अपने लैब से बाहर निकलती है तब तक शाम हो चुकी थी। शाम को देखकर चांदनी के तोते उड़ जाते हैं। उसे अचानक से ही याद आता है कि आज तो अतिथि आने वाले थे और आज चांदनी को वहां पर होना चाहिए था। वो जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकलती है और दौड़कर अतिथि भवन में चली जाती है। जैसे ही राजकुमारी चांदनी वहां पर अपने कदम रखती है, वहां पर मौजूद सभी अतिथि और परिवार के सदस्यों की नज़र राजकुमारी चांदनी पर चली जाती है। राजकुमारी का बेदाग मासूम सा प्यारा सा चेहरा देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राजकुमारी चांदनी को वहां पर पड़ोस के राज्य के महाराजा विनोद सिंह दिखाई दिए, जो बहुत ही रौबदार तरीके से अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। चांदनी जल्दी से जाकर उनके पैर छूती है, तब वो चांदनी को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। वहां पर महाराज विनोद सिंह के अलावा भी 2 इंसान और मौजूद थे, जिन्हें देखकर चांदनी कंफ्यूज हो जाती है। चांदनी को कंफ्यूज होता देखकर राजकुमारी ध्वनि उनके पास आ जाती है और राजकुमारी चांदनी को सबका परिचय बताती है। वहां पर मौजूद सभी लोग राजकुमारी चांदनी के साथ हुए हादसे के बारे में जान चुके थे और उनकी याददाश्त जाने के बारे में भी जान चुके थे। राजकुमारी ध्वनि सबसे पहले एक बेहद ही नौजवान 6 फुट 1 इंच हाइट वाले इंसान के पास जाकर थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, चांद, ये है हमारे होने वाले पति। इनका नाम युवराज तेज सिंह है। उद्धरण चिन्ह। अपने जीजाजी को देखकर चांदनी मुस्कुरा देती है और युवराज तेज सिंह खड़े होकर राजकुमारी चांदनी से हाथ मिलाते हैं। सिंह परिवार के सभी लोग राजकुमारी चांदनी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन याददाश्त चले जाने की वजह से चांदनी किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी। वहीं तेज से पहचान करवा देने के बाद चांदनी एक नज़र उसके बगल में बैठे हुए लड़की की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए चांदनी को बताती है, और इसे मिलके है युवराज तेज सिंह के छोटे भाई युवराज सम्राट सिंह। उद्धरण चिन्ह। चांदनी भी मुस्कुराते हुए सम्राट सिंह को देखते हैं और अनजाने में ही उनके मुंह से हेलो निकल जाता है। चांदनी के हेलो को सुनकर राजकुमारी ध्वनि उनकी तरफ देखने लगती है और बोलती है, ये आप क्या बोल रही है चांद? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी ध्वनि की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी तुरंत ही अपने सेंस में वापस आती है और उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी। वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए बोलती है, सम्राट सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो साली हैं और आप देवर हैं, लगता है हम दोनों के बीच बहुत जमने वाली है। उद्धरण चिन्ह। चांदनी की बात को सुनकर सम्राट सिंह हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और खड़े होकर चांदनी को साइड से हग कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद चांदनी सभी परिवार वालों के साथ बैठ जाती है और सभी आपस में विवाह के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन इस बीच किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया हुआ था कि युवराज सम्राट सिंह की नज़र लगातार राजकुमारी चांदनी पर बनी हुई थी। लेकिन चांदनी को अपने ऊपर युवराज सम्राट सिंह की नज़रें महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए राजकुमारी चुपचाप उन्हें इग्नोर कर रही थी। वहीं युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी को देखने के बाद कुछ सोचने लग गए थे। वो अपनी बारीक नज़रों से राजकुमारी चांदनी की हर हरकत को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत ही नोटिस कर लिया था कि राजकुमारी चांदनी का एक बहुत ही खतरनाक और डोमिनेटिंग ऑरा है। राजकुमारी चांदनी के चलने का तरीका और बैठने का तरीका बहुत ही रौबदार था। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी चांदनी किसी सियासत की रानी हो। सम्राट सिंह की नज़रें एक पल के लिए भी राजकुमारी चांदनी से नहीं हटी थी। वही चांदनी को युवराज सम्राट सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो एकटक लगातार चांदनी को ही देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने सर में दर्द का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अपने पिता पर हुए हमले के बारे में जानकर युवराज यश प्रताप सिंह का आज मिजाज बहुत खराब था, जिसकी वजह से उन्होंने मेहमानों को अटेंड नहीं किया हुआ था। चांदनी को जाता हुआ देखकर सम्राट सिंह मन में कुछ सोचने लगते हैं और बोलते हैं, रानी माँ, हमें गुस्ल खाने जाना है, क्या हम कुछ समय के लिए जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह।
उनकी बात पर महारानी सुमित्रा देवी मुस्कुरा देती है और बोलते हैं, अरे बेटा, आपको इस बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं थी, आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रानी माँ से परमिशन मिलने के बाद युवराज सम्राट सिंह तुरंत ही अतिथि भवन से बाहर निकल जाते हैं और एक रेलिंग के पास जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। न जाने इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ बहुत ही मिस्टीरियस बात को सोच रहे थे। वही थोड़ी दूरी पर युवराज यश प्रताप सिंह अपने कक्ष के खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी अनायासी उनकी नज़र युवराज सम्राट सिंह पर चली गई। युवराज यश प्रताप सिंह सम्राट सिंह को अपने एक्सप्रेशन लेस स्वभाव के साथ देख रहे थे। वही राजकुमारी चांदनी अपने कमरे में आने के बाद सोचने लग जाती है कि आखिर युवराज सम्राट सिंह उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राजकुमारी चांदनी को सम्राट सिंह से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। राजकुमारी चांदनी इतना तो समझ चुकी थी कि युवराज सम्राट सिंह के कोई बुरे इरादे नहीं थे, लेकिन वो कुछ तो चांदनी के बारे में सोच जरूर रहे थे। युवराज सम्राट सिंह का इतना सस्पाइसियस बिहेवियर देखकर राजकुमारी चांदनी अपने मन में हजारों बातें सोचने लग गई। जब उन्हें लगा कि वो बेवजह ही अपने इतनी कीमती दिमाग को एक मामूली से इंसान पर खर्च कर रही है, तब वो झल्ला जाती है। वो सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने लैब में चली जाती है और लाकर खोलकर लक्ष्य को बाहर निकलती है। लक्ष्य को देखते ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अभी तक राजकुमारी चांदनी ने लक्ष्य के चेहरे को लगभग 80% तक बना ही दिया था। उन्हें बस लक्ष्य के होठों को बनाने में दिक्कत हो रही थी। राजकुमारी चांदनी ने आज से पहले कभी भी किसी भी लड़के के होठों को इतने नज़दीक से नहीं देखा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें लक्ष्य के होठों को बनाने में दिक्कत हो रहा था। और वैसे भी राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बनाना चाहती थी कि कोई भी इंसान देखकर भ्रमित हो जाए। लक्ष्य को देखने के बाद सभी को यही गलतफहमी हो जाएगी लक्ष्य एक इंसान है, ताकि लक्ष्य खुले में भी चांदनी के साथ रह सकता है। लक्ष्य जैसा एडवांस रोबोट अगर हर वक्त चांदनी के साथ रहेगा तो फिर चांदनी की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाया करेगी। चांदनी लक्ष्य को स्विच ऑन करने के बाद बोलती है, लक्ष्मी, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द एक परफेक्ट रोबोट बन जाओ। उद्धरण चिन्ह। बेशक तुम्हारे दिमाग को मेरी माँ ने बनाया है, लेकिन तुम्हें पूरे तरीके से मैं बनना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी लक्ष्य रोबोट के अंदर से एक रोबोटिक आवाज आती है जो बोल रहा था, मैं भी आपके हाथों से बनना चाहता हूँ मास्टर। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य की बात को सुनकर चांदनी मुस्कुरा देती है कि अगले ही पल उसकी आंखों के सामने युवराज सम्राट सिंह का चेहरा आ जाता है, जो बिना किसी भाव के चांदनी को देख रहे थे। एक पल के लिए चांदनी के मन में ख्याल आया कि क्या लक्ष्य रोबोट युवराज सम्राट सिंह के मन की बात को भी जान सकता है, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी चांदनी ने अपने सारे ख्यालों को एक साइड रखा। लक्ष्य इस बारे में नहीं बता सकता। 1111111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसे सुधार सकूं। और इस स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीबर्थ इन बुक चटेंट। राजकुमारी चांदनी का विकराल रूप। असली राजकुमारी चांदनी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मौत हो गई है, इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ एपिसोड बाद बताऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे आज का दिन बीत गया और रात आ गई। इस बीच राजकुमारी चांदनी एक पल के लिए भी अपने लैब से बाहर नहीं निकली थी। वो इस वक्त अपनी बीमारी का एंटीडोट और लक्ष्य को बनाने में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी चांदनी को एहसास हो जाता है कि उसे और भूख लग गई है। वो जैसे ही अपने लैब से बाहर निकलती है, उन्हें तुरंत ही ऐसा हो जाता है कि रात हो चुकी है और वो बहुत लंबे समय से अपने लैब में ही मौजूद थी। वो लैब से बाहर निकालने के बाद जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये वक्त रात्रि के भोजन करने का था। वो जैसे ही भोजन घर में पहुंचती है, उनकी नज़र वहां पर मौजूद पूरे सिंह परिवार पर भी चली जाती है। सिंह परिवार को देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि सब लोग आज रात को यहीं पर रुकने वाले हैं। चांदनी आराम से अंदर जाकर आसपास देखती है। राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज सिंह के चेहरे पर शर्म की लाली थी। महारानी सुमित्रा देवी बिना किसी भाव के चुपचाप अपना भोजन कर रही थी। युवराज सम्राट सिंह की नज़र जब से चांदनी आई थी तब से उन्हीं पर थी। कामिनी जी और कुसुम की नज़र चांदनी पर पड़ते ही दोनों की आंखों में नफरत के भाव आ जाते हैं। फिर राजकुमारी चांदनी की नज़र किंग साइज चेयर पर बैठे हुए युवराज यश प्रताप सिंह पर जाती है, जो लगभग अपना भोजन समाप्त कर चुके थे और अपने हाथों को शरबत की तरफ बढ़ा रहे थे।
उन सभी चीजों को देखने के बाद राजकुमारी चांदनी डाइनिंग टेबल के आसपास खड़े बावर्चियों को ध्यान से देखती है। सभी चीजों को अच्छे से देखने और स्कैन करने के बाद राजकुमारी चांदनी की आंखें सिकुड़ जाती है। वो बिल्कुल क्वीन ऑफ डेविल की तरह अपने कदम आगे बढ़ती है और अपनी कुर्सी को पार करके आगे बढ़ जाती है। राजकुमारी चांदनी की इस हरकत पर सभी की नजरें राजकुमारी चांदनी पर चली जाती है, जो अपनी जगह पर ना बैठकर आगे बढ़ती जा रही थी। सभी को तुरंत ही एहसास हो गया कि राजकुमारी चांदनी इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह के पास जा रही थी। राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर युवराज यश प्रताप सिंह की तरफ बढ़ रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि राजकुमारी चांदनी आ भी चुकी है, क्योंकि उन्हें अपने और अपने परिवार के अलावा किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। युवराज जैसे ही शरबत को अपने मुंह में लगाने वाले थे, राजकुमारी चांदनी उनके हाथ को पकड़ लेती है। राजकुमारी चांदनी की हरकत देखकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा युवराज को आ रहा था। वो अपनी नजरें उठाकर जैसे ही राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हैं, तब उनकी नज़र राजकुमारी चांदनी की इमोशनलेस आंखों पर पड़ती है। राजकुमारी चांदनी को ऐसे बिना किसी भाव के खड़े देखकर युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें सिकुड़ जाती है। वही राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के हाथ से शरबत के गिलास को लेकर बिना किसी भाव के अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद राजकुमारी चांदनी वहां से हटकर एक बावर्ची के पास चली जाती है और उसके सामने शरबत का ग्लास रखकर बिना किसी भाव के बोलती है, पियो इसे, नो माउथ फेस। वहां पर मौजूद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी चांदनी आखिर करना क्या चाह रही है, लेकिन युवराज सम्राट सिंह बहुत ही इंटरेस्ट के साथ राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे। वो बावर्ची जब राजकुमारी चांदनी की बात सुनता है, तब उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। वो हकलाते हुए बोलता है, हमें माफ कर दीजिएगा राजकुमारी जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप हमसे नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। बावर्ची की बात को सुनने के बाद राजकुमारी गुस्से में अपने दांत पीते हुए बोलती है, मैंने कहा पियो इसे, पाउटिंग। राजकुमारी के गुस्से भरी आवाज को सुनकर बावर्ची थर-थर कांप रहा था। अभी कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही राजकुमारी चांदनी उसे ग्लास को जमीन पर पटक देती है और बावर्ची की गर्दन को दबोचकर उसे हवा में उठा देती है। इस वक्त राजकुमारी चांदनी की आंखों में बेहिसाब गुस्सा था, जैसे वो इस बावर्ची को अभी इसी वक्त जान से ही मार देगी। वो बावर्ची राजकुमारी की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। राजकुमारी चांदनी उसे उठाकर तुरंत जमीन पर बहुत जोर से पटक देती है, जिसकी वजह से उसकी एक दर्दनाक चीख पूरे भोजन घर में गूंज जाती है। राजकुमारी चांदनी इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उनकी आंखों को देखकर वहां पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर राजकुमारी चांदनी को रोक सके। यहाँ तक कि राजकुमारी चांदनी का इतना भयानक रूप देखकर युवराज यश प्रताप सिंह खुद ही हैरान हो गए थे। उनके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। राजकुमारी चांदनी बावर्ची की तरफ आगे बढ़ती है और जमीन पर गिरे हुए उसे बावर्ची की गर्दन को अपनी जूती से दबाकर बोलती है, इसके कहाँ पर किया तुमने ये सब, छोटा सा भूत। राजकुमारी चांदनी का ऑरा इस वक्त बेहद ही खतरनाक और डोमिनेटिंग था, जिसकी वजह से डरकर बावर्ची की झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो घबराते हुए कबूल करता है, हमें जमींदार अग्रम ठाकुर ने युवराज के शरबत में जहर मिलाने के लिए बोला था। उद्धरण चिन्ह। बावर्ची की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके महल में इस तरह का धोखेबाज इंसान भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो सबको राजकुमारी चांदनी को देखकर हो रही थी, क्योंकि आज वो साक्षात देवी काली का रूप धारण करके बैठी हुई थी। यहाँ तक कि राजकुमारी चांदनी के ऐसे रूप को देखकर कामिनी मौसी जी और कुसुम भी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे। लेकिन वहां पर एक ऐसा इंसान था जो बिना किसी भाव के चांदनी के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था, और वो था सम्राट, युवराज सम्राट। चांदनी उस बावर्ची की गर्दन को और जोर से मसलते हुए पूछती है, वो युवराज की जान क्यों लेना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। बावर्ची तड़पते हुए उन्हें सारी बात बताता है। वो राजकुमारी ध्वनि को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन जब से उन्हें पता लगा है कि राजकुमारी ध्वनि युवराज तेज सिंह से विवाह करने वाली है, तब से वो बहुत गुस्से में थे। वो सभी युवराज को मारकर खुद यहाँ के राजा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने युवराज को मारने का योजना बनाया। और उद्धरण चिन्ह। अभी बावर्ची इसके आगे कुछ बोलना उसके पहले ही राजकुमारी चांदनी उसकी बात को पूरी करते हुए बोलती है,
और युवराज के हत्या के षड्यंत्र का इल्जाम आप सभी सिंह परिवार पर डाल देते, क्योंकि आज ही उनके यहाँ आना हुआ और आज ही युवराज के साथ ये हादसा हुआ। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर सिर्फ बावर्ची ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की यहाँ पर मंदबुद्धि के नाम से फेमस है उसने आज अचानक से है इतने बड़े षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। उद्धरण चिन्ह। सभी को राजकुमारी चांदनी का ये शातिर दिमाग बहुत पसंद आया। युवराज यश प्रताप सिंह की भी नज़र लगातार राजकुमारी चांदनी पर ही बनी हुई थी। अब जब सब कुछ सेटल हो ही गया है तब राजकुमारी चांदनी कुछ पहरेदारों को बुलाती है और बहुत ही सख्त आवाज में ऑर्डर देते हुए बोलती है, ले जाकर इन्हें काल कोठरी में बंद कर दीजिए और ऐसे प्रताड़ित कीजिए कि यहाँ पर काम करने वाले हर सदस्य की रूह कांप जाए और राजपरिवार से गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचें। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी के ऑर्डर अनुसार बहुत सारे पहरेदार वहां पर आ जाते हैं और उस बावर्ची को उठाकर काल कोठरी में लेकर चले जाते हैं। वहां पर मौजूद सभी लोग अभी तक सदमे में खड़े हुए थे। यहाँ पर अचानक से ही इतना कुछ हो चुका था कि कोई भी अभी तक अपने सेंस में वापस नहीं आया था। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह वहां पर मौजूद सभी लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे सब बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हैं। राजकुमारी चांदनी जब देखती है कि कोई भी होश में आने के मूड में नहीं है तब वो खुद ही जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपना डिनर एंजॉय करने लगती है। सब तो अपनी जगह से हटकर राजकुमारी चांदनी की तमाशा को देखने आ गए थे, लेकिन युवराज सम्राट सिंह अपनी जगह पर ही बैठकर सारे तमाशा को देख रहे थे और डिनर को एंजॉय कर रहे थे। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जब राजकुमारी चांदनी उन सभी को इग्नोर करते हुए डिनर करना शुरू करती है तब जाकर सब अपने होश में वापस आते हैं और जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। राजकुमारी चांदनी एक नज़र अपनी आंखें छोटी करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को घूमने लगती है, उसके बाद अपने डिनर को वापस से एंजॉय करने लगती है। राजकुमारी चांदनी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि पुराने जमाने के लोग बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया करते हैं। इनका भोजन बहुत ही शुद्ध और पौष्टिक होता है। आखिर यहाँ पर होने वाली खेती में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है। राजकुमारी चांदनी अपने मन ही मन सोचती है, अगर ऐसे ही भोजन में खाती रहूंगी तो फिर मेरी उम्र बढ़ जाएगी। जहाँ हमारे यहाँ 45-50 साल की उम्र में ही लोग मर जाते हैं, मैं यहाँ पर 100 साल तक जिंदा रह सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सोचते ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपना भोजन करने लगती है। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह अपना भोजन आराम से कर रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग अचंभे के साथ राजकुमारी चांदनी को ही देखे जा रहे थे। अब धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी को गुस्सा आने लग गया था। वो जल्दी जल्दी अपने भोजन को समाप्त करती है और बिना युवराज के उठे ही खुद वहां से उठकर चली जाती है। राजकुमारी चांदनी के इस बिहेवियर को देखकर युवराज यश प्रताप सिंह को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही राजकुमारी चांदनी ने उनकी जान बचाई थी। हालांकि वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को समझ में नहीं आया था कि राजकुमारी चांदनी को इस बारे में कैसे पता लग गया कि शरबत में जहर है। लेकिन राजकुमारी चांदनी तो एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट थी जिसे शरबत की स्मेल भर से ही समझ में आ चुका था कि उस शरबत में किसी ने जहर मिला दिया है। राजकुमारी चांदनी के चले जाने के बाद युवराज सम्राट सिंह भी अपने भोजन को समाप्त करके तुरंत ही उनके पीछे निकल जाते हैं। युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत पर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि सभी इस वक्त थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोच रहे थे, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह की नज़र से ये चीज़ नहीं छुपी थी। उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से नोटिस किया था कि युवराज सम्राट सिंह की नज़रें लगातार राजकुमारी चांदनी पर ही है। हाँ, युवराज यश प्रताप सिंह को राजकुमारी चांदनी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बाहरी इंसान उन्हें इस तरह देख रहा है, ये चीज़ भी युवराज यश प्रताप सिंह को पसंद नहीं आ रही थी। जलन विंकिंग फेस। वो सभी को इग्नोर करते हुए अपने भोजन की तरफ देखते हैं जो पहले ही समाप्त हो चुका था। थोड़ी ही देर में कोई दूसरा बावर्ची युवराज यश प्रताप सिंह के लिए शरबत लेकर आता है और युवराज यश प्रताप सिंह शरबत पीने के बाद तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। राजकुमारी चांदनी ने बावर्ची को तो अच्छा सबक सिखा दिया था, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह है उसे जमींदार अग्रम ठाकुर को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं। कोई भी इंसान अपनी बहन पर किसी भी एरिया की गंदी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता है और यहाँ पर तो वो इंसान युवराज यश प्रताप सिंह है। आखिर उसे ठाकुर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो युवराज यश प्रताप सिंह की बहन की शादी को तुड़वाने के लिए इतनी घटिया चाल चले।
वो अभी अपने कदम को आगे बढ़कर जा ही रहे थे कि उनकी नज़र अचानक से ही दूर रेलिंग से टिकी हुई राजकुमारी चांदनी पर चली जाती है, जिनकी नज़र इस वक्त चांद पर थी। राजकुमारी चांदनी को अपने दुनिया के मुकाबला जहां का चांद थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि चांद हर साल पृथ्वी से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जा रहा है। कोष्टक, जिस समय से चांदनी आई हुई है उसे समय में चांद बहुत ही छोटा उगता है, बिल्कुल किसी सिक्के की तरह। चांद की रोशनी चांदनी के चेहरे पर पड़ रही थी, तब चांदनी का चेहरा बहुत ही ज्यादा लुभावना दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए कोई युवराज यश प्रताप सिंह की नज़र राजकुमारी के खूबसूरत से चेहरे पर जाकर ठहर ही गया। वो बिना पल के झपकाए राजकुमारी चांदनी को देखने लग गए। न जाने क्यों, लेकिन आज युवराज यश प्रताप सिंह का राजकुमारी चांदनी को देखने का नजरिया कुछ और ही था। आज उनकी आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए लगता नहीं बल्कि कुछ और दिखाई दे रहा था। अभी यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी को देख नहीं रहे थे कि अगले ही पल जो हुआ उसकी वजह से युवराज यश प्रताप सिंह की मुट्ठी गुस्से से कस गई। राजकुमारी चांदनी अभी आसमान में उगे हुए चांद को देख ही रही थी कि अभी वहां पर युवराज सम्राट सिंह आ जाते हैं और राजकुमारी चांदनी के हाथ को पकड़ लेते हैं। अभी राजकुमारी चांदनी कुछ समझ पाती उसके पहले ही युवराज सम्राट सिंह उनके हाथ को पकड़कर उन्हें खींचकर कहीं पर लेकर चले जाते हैं। वहीं दूर खड़े युवराज यश प्रताप सिंह जब अपने सामने का ये नज़ारा देखते हैं तब उनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। पाउटिंग 1111111111111111। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और रेटिंग देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस स्टोरी में किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस हो रही होगी तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं। और इस स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीबर्थ इन बुक, आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।